नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ घमासान अब इस मुगल शासक की कब्र को गिराने तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग का समर्थन किया। हाल ही में आई बॉलीवुड फिल्म छावा की रिलीज के बाद औरंगजेब को लेकर न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश में कई जगहों पर जबरदस्त बहस शुरू हो गई है और हाल ही में इस पर बढ़ते विवाद ने नागपुर में एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया है। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, लेकिन बरसों पुरानी कब्र पर अब विवाद क्यों, ये बड़ा सवाल है। कब्र पर सियासी लड़ाई कहां तक जायज है और इसका किसे निकलेगा समाधान? औरंगजेब के बाद क्या अकबर और बाबर की कब्र को लेकर भी सियासी बवाल होगा? ये वो सवाल हैं जो आज उठने लाजमी हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे विस्तार से। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। औरंगजेब की कब्र को लेकर पूरे देश में सियासी संग्राम छिड़ा है। हाल ही में आई फिल्म छावा के बाद औरंगजेब को लेकर विवाद तेजी से बढ़ा, जिसने हिंसा का रूप ले लिया। कब्र हटेगी या नहीं, ये बात का विषय है, लेकिन जो उन्माद देखा जा रहा है उसका जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और बीजेपी के सांसद उदयनराजे भोसले ने औरंगजेब को चोर कहा है, लेकिन अगर आप इतिहास में झांकेंगे तो पता चलेगा कि मराठा शासकों का नजरिया ऐसा नहीं था। 1674 से 1818 तक चले मराठा संघ के दौरान मुगल स्मारकों के प्रति मराठा शासकों का रवैया संतुलित था। मराठाओं ने अपनी राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए मुगल शासन में बनाई गई संरचनाओं के प्रति सम्मानजनक रवैया अपनाया, लेकिन ये रवैया औरंगजेब का नहीं था। उसने सिर्फ और सिर्फ अत्याचार किए। कुछ अहम पहलू जो जानना जरूरी है। औरंगजेब ने 1689 में शाहू प्रथम के पिता छत्रपति संभाजी महाराज को मौत की सजा दी थी। पिता की मौत के बाद 18 साल तक मुगलों की कैद में रहे शाहू प्रथम। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि औरंगजेब की मौत के बाद जब शाहू प्रथम को रिहा किया गया तो वो इस मुगल शासक की कब्र पर गए। शाहू प्रथम को सिर्फ 7 साल की उम्र में मुगलों ने सलाखों के पीछे डाल दिया था। उन्हें 18 साल तक मुगलों की कैद में रहना पड़ा था। जब उन्हें जेल से रिहा किया गया तो वो खुलदाबाद गए, औरंगजेब की कब्र पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। औरंगजेब कितना क्रूर था ये सब जानते हैं, लेकिन उसकी कब्र को हटाने की मांग के बाद जो हिंसा भड़की उसका जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में सियासी पारा भी हाई है। बहुत सारे नेतागण मैं देख रहा हूँ, जब मैं टीवी देखता हूँ ना तो बहुत सारे हमारे महाराष्ट्र के नेतागण कहते हैं कि सरकार तुम्हारी है, क्यों नहीं तोड़ते। एक नेता कहता है कि कानूनी तरीके से कार्रवाई की जाए और एक नेता कहता है कि हम 100% खबर को तोड़ेंगे। भाई ये बयानबाजी और महाराष्ट्र का मामला सुनने वाला नहीं है। यह बयानबाजी के महाराष्ट्र का मामला सुनने वाला नहीं है। महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र के हिंदुओं ने भगवे को खड़ा किया है, भगवे को जिताया है। अब महाराष्ट्र का हिंदू चाहता है कि औरंगजेब की कब्र का नाम और निशान मिटे। औरंगजेब जैसे पापी का नाम और निशान महाराष्ट्र से मिटे। आज कहीं पर भी औरंगजेब का नाम ना हो, यह चाहता है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू। अब बताइए कि कब चढ़ेगा बुलडोजर? हाथ जोड़कर निवेदन है उन नेताओं से, अब औरंगजेब की कब्र पर राजनीति नहीं, अब बुलडोजर चढ़ने की आवश्यकता है। नागपुर का जो हंगामा है, ये महाविकास आघाड़ी ने जानबूझ के वहाँ दंगल करवाई है। जिस जहाँ कब्र है मेरे मतदार संघ में, मैं वहाँ का पालक मंत्री हूँ, वहाँ एक भी मुसलमान आगे क्यों नहीं आ रहा है? क्या वजह है? मुसलमान तक चाहते नहीं है कि औरंगजेब की कब्र वहाँ हो रहे, इसलिए हमारा उनका भी सपोर्ट एक तरीके से हमारे पास है। और ये जो कर रहे हैं ना, सिर्फ मुस्लिमों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ में, लेकिन मुस्लिम औरंगजेब के साथ में नहीं है, ये वो नहीं जानते। मुझे लगता है कि औरंगजेब के मकबरे के बारे में आंदोलन चल रहा है, लोगों की मांग है भी, क्योंकि छावा फिल्म देखने के बाद औरंगजेब ने जिस तरह संभाजी महाराज को मतलब उनकी हत्या की थी, उसको देखकर लोगों में थोड़ा सा बहुत बड़ा अप्रक्षोभ है।
इन सभी आंदोलन करते को हमारा कहना है कि भाई शांति रखने की आवश्यकता है, वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, शांति के मार्ग से आपको मांग करने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह मतलब ये इशू लॉ एंड ऑर्डर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कब्जे में पुरातत्व डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत वो खबर आती है, तो मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जो मुख्यमंत्री उन्होंने भी अनाउंस किया है और उनकी पूरी रक्षा करने का प्रयत्न वहाँ की सिक्योरिटी कर रही है। लेकिन इनको मांग करनी है, उनको शांति से आंदोलन करने का अधिकार है, हिंसक आंदोलन नहीं होना चाहिए। नागपुर आरएसएस का गढ़ है, आरएसएस का हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है, वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं, पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं, वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है, वहाँ दंगे कौन करेगा, किसकी हिम्मत है? गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी है, मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे नागपुर से है और 4 मंत्री आसपास है, कोई हिम्मत कर सकता है? उनकी गैंग होगी, उनके लोग होंगे दंगा कराने वाले। ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में उसको लाना है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। अगर देवेंद्र जी फडणवीस में दम है तो जो दंगेखोर है ना, उनको मखौका लगाइए। आप मेरी रिएक्शन पूछ रहे हैं नागपुर की घटना पे, लेकिन मुझे ये जानना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से क्यों ना कोई रिएक्शन आई जब अफवाहें फैलने लगी थी। जब भी किसी शहर में ऐसी घटना होती है, और ये तो खुद मुख्यमंत्री का शहर है, स्वयं उनका शहर है, मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, और ये अनुमान लगाया जाता है, मैंने भी सीएमओ काफी नजदीक से देखा है, कभी भी ऐसी घटना होती है तो पहला रिपोर्ट सीएमओ को आता है, सीएम के मोबाइल फोन पे आता है, होम डिपार्टमेंट भी आता है, दोनों डिपार्टमेंट्स उनके साथ है। क्या उनको पता नहीं था ये होने वाला है? मेरा अंदाज यही है कि भाजपा को महाराष्ट्र का मणिपुर करना है। मणिपुर में अगर आप देखें तो पिछले 1 साल से जैसी बातें हो रही है वैसे ही दंगे हो रहे हैं, किसी ना किसी को जलाया जा रहा है, किसी को मारा जा रहा है। क्या आज वहां इन्वेस्टमेंट जाएगी? क्या कोई पर्यटन जाएगा? नहीं जाएगा। और यही उनको महाराष्ट्र का करना है, यही हाल उनको महाराष्ट्र के करने हैं। और जहां जहां भाजपा को शासन चलाने नहीं आता है वहां दंगे भड़काते। देवेंद्र फडणवीस जी के गृह क्षेत्र में नागपुर में महल इलाके में दंगा भड़का है। नागपुर 300 साल पुराना शहर है और इस 300 साल के इतिहास में नागपुर में कभी दंगा नहीं हुआ। ये हम सबको ये सवाल पूछना है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनाई गई। दोनों जगह केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अगर एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया किस मुद्दे को लेकर, औरंगजेब की कब्र को हटाने के मुद्दे को लेकर, तो क्या सरकार ने पूरी व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई इंतजामात नहीं किए थे? मैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोग सब नागपुर की जनता से एक अपील करते हैं कि शांति बनाए रखिए। ये जो खेल खेला जा रहा है, 300 साल पुराना इतिहास को आज एक मुद्दा बनाया जा रहा है, इस खेल का शिकार न हो, शांति बनाकर रखना ही हम सबके हित में है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भड़काते हैं और उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इसी से सध रहा है। ऐसी राजनीति से हम सबको बचना है और शांति हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। जो आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा, तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है।
हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार द्वारा कब्र को नहीं हटाया जाएगा तो हम अयोध्या बाबरी मस्जिद की तरह खुद हटा देंगे। इसके बाद से छत्रपति संभाजीनगर में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। औरंगजेब की कब्र को लेकर माहौल बहुत कुछ उस तरह ही गर्म हो रहा है जिस तरह राम जन्मभूमि को लेकर शुरू हुई कार सेवा शुरू होने के पहले यूपी के कई शहरों में दंगे शुरू हो गए थे। सोमवार को नागपुर के महाल में दो गुटों के बीच विवाद के बाद हिंसा भड़क गई थी। महाल के बाद देर रात हंसपुरी में भी हिंसा हुई। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक भीड़ के हमले में 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कब्र की आग यूपी तक भी पहुंच गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने वाले को 21 लाख रुपए इनाम के तौर पर देने का ऐलान किया है। यहाँ एक महत्वपूर्ण पहलू सुप्रीम कोर्ट का भी है। जिस तरह से औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करने की मांग कुछ हिंदू संगठनों की तरफ से उठ रही है, इस बीच सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को समझना जरूरी हो जाता है जो देश में मौजूद कब्रों को हटाने को लेकर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट कब्र को लेकर कहता है, संविधान के तहत नागरिकों को मिला अनुच्छेद 21 का अधिकार जीवित रहते ही नहीं, मौत के बाद भी लागू रहता है। देश में कब्र हटाने को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है। हाँ, कानून लागू करने वाली एजेंसियां केवल जांच के नाम पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 157(3) के तहत न्यायपालिका से इसकी इजाजत मांग सकती हैं। लेकिन ऐसा करना भी आसान नहीं, क्योंकि सुप्रीम फैसला कुछ अपवादित स्थितियों को छोड़कर ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। इस तरह के मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणी भी है। सुप्रीम कोर्ट आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 176(3) का विश्लेषण कर चुका है, जो किसी अपराध की जांच के लिए शव निकालने की अनुमति देती है। ये धारा नई संहिता BNSS में 157(3) हो चुकी है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि जब हत्या, जहरीला पदार्थ या संदिग्ध मृत्यु का संदेह हो तब शव निकाला जा सकता है, लेकिन ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट 1904 के अमेरिकी केस पेटिग्रो बनाम पेटिग्रो, 1926 के योग बनाम गोल्डमैन का भी हवाला दे चुका है, जिसमें कहा गया है कि कब्र से शव को तभी निकाला जाना चाहिए जब इसके लिए कोई ठोस कारण हो। देश की सर्वोच्च अदालत ने 1984 के गुलाम अब्बास बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में कहा था, अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट 2011 के मोहम्मद हबीब बनाम बड़ी मस्जिद ट्रस्ट मामले का भी उल्लेख कर चुका है, जिसमें इस्लामी कानून के अनुसार दफनाए गए शव को बिना उचित कारण के नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने ये भी माना कि कब्र को खोदना धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है और इससे सार्वजनिक शांति भंग हो सकती है। जाहिर है कि कब्र की आग अभी और फैलेगी। औरंगजेब, याकूब मेनन, अफजल गुरु, सालार गाजी जैसे लोगों से मुस्लिम समुदाय का एक तबका जितना अपनापन दिखाएगा, उतना ही देश में सांप्रदायिक एकता को खतरा पैदा होगा। जाहिर है इसका लाभ उठाने के लिए देश की सियासी पार्टियां इसे जहां तक संभव होगा खींचतान चलिए, तो औरंगजेब की कब्र पर जो लड़ाई है और सियासत गरमाई है, जाहिर तौर पर देखिए सवाल जायज है। पहला सवाल बड़ा यही था कि आखिर इतने टाइम बाद औरंगजेब की कब्र को लेकर ये विवाद क्यों हो रहा है। लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, आरोप प्रत्यारोप की जो बात है उसमें ये बात उठाई जा रही है कि भड़काने का प्रयास है, माहौल खराब करने का प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए कहा जा रहा है, महाराष्ट्र की सरकार को इसको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन असल में मुख्य रूप से ये बात कहां से उठी, क्यों आई? फिल्म छावा के बाद जिस तरीके से इस बात को रखा गया, हिंदू संगठनों ने जो इन तमाम मांगों को रखा है, उसके बाद सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि आखिर करे तो करे क्या। सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, तमाम चीजें करी गई हैं उस कब्र की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तरह के मामलों पर अपना पहले फैसला दिया था, उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखते हुए क्या कब्र को हटाया जाएगा, नहीं तो फिर ये मामला कैसे रुकेगा, कई सारे सवाल हैं। सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रदीप बैस हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्वामीनाथ जायसवाल। स्वामीनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है।
शिवसेना यूबीटी का पक्ष रखने के लिए अनीस गढ़वे हमारे साथ जुड़े हैं। अनीस जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एआईएमएम का पक्ष रखने के लिए इमरान बंटी हमारे साथ जुड़े हैं। इमरान जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद वत्स। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रदीप जी आपसे ही करती हूँ। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है। प्रदीप जी, सबसे पहले ना इस पूरे मामले पे मुझे एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए। मैं देवेंद्र फडणवीस की बात कर लूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर लूं, मैं तो देश की, मैं जो सरकार है उनकी बात कर लेती हूं। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है। देखिए, विवाद, हिंसा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मांग कहां से उठी है, किस तरीके से इन चीजों को लाया जा रहा है। सत्ता पक्ष की अपनी अलग बातें हैं, विपक्ष की अपनी अलग बातें हैं, लेकिन औरंगजेब की कब्र पर यह विवाद इतने सालों बाद आ क्यों रहा है इस फिल्म के बाद? और क्या उसको इस वक्त पे उसको लाना या उसको एक राजनीतिक रूप से इतनी खींचतान में ले जाना, क्या ये उचित होगा? नमस्कार राखी जी, साथी वक्ताओं को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। राखी जी, आपने बोला कि क्या इस घटना को राजनीतिक रंग देना सही होगा, ये प्रश्न आपका। मैं कुछ रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। हाँ प्रदीप जी, बोलिए। मुझे कुछ आवाजें आ रही है। राखी जी, रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी वक्ताओं को म्यूट करा दें। जब मैं बोल रहा हूँ तो उनको अनम्यूट करा दीजिएगा। तो देखिए, क्या है कि इस देश में सदन में एक विपक्ष है और विपक्ष इस बार, राखी जी क्षमा चाहूंगा, बहुत बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, वो फोकस करने में प्रॉब्लम। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरे बाकी जो मेहमान जुड़े हैं, यदि उनमें से किसी ने अनम्यूट किया है तो प्लीज थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब लोगों का शायद नॉइस पहुंच रहा है। प्रदीप जी डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब आपका नंबर आएगा तब आप अनम्यूट करके बोलिएगा। हाँ प्रदीप जी, धन्यवाद राखी जी। तो मैं बता रहा था, बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं बता रहा था कि देखिए, विपक्ष की अगर क्रोनोलॉजी समझी जाए थोड़ी देर के लिए, तो 24 के चुनाव के बाद से अब तक जब भी सदन सत्र प्रारंभ होता है, जब भी कोई बातें ऐसी होती हैं या कोई महत्वपूर्ण विधेयक आ रहा होता है या कोई मीटिंग चल रही होती है या अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कोई घटना घट रही होती है या देश के महत्व की कोई घटना घट रही होती है, तो विपक्ष सदन में तो कुछ कर नहीं पा रहा है। उनका वो सपना भूर भूर हो गया कि 240 आने के बाद तो ये पंगु हो जाएंगे, लेकिन सरकार अभी भी देश को विकास की राह पर ले जाने के लिए फ्रंट फुट पे काम कर रही है। तो विपक्ष का ये सुनियोजित एक कार्यक्रम चल रहा है। और अगर मैं कहूं, देखिए, महू में क्रिकेट मैच जीतने के बाद भारत के सुनियोजित दंगा होता है। घरों की छतों पर से ईंटे और पत्थर देखे जाते हैं। वही कुछ कमोवेश नागपुर में भी देखा जाता है। तो जो कानून और व्यवस्था की स्थिति को भंग करके और सरकार को परेशान करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, शायद हमें ना अब समाचारों में एक और प्रतिक्रिया लानी चाहिए। एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले तो बहुत हम देखते हैं और दिखाते हैं, लेकिन ऐसे कृत्यों के बाद जिनके घर पे बुलडोजर चला होता है और जिनके घरों की स्थिति खराब होती है, उनको भी हमें पकड़ के पूछना चाहिए कि भाई आपने जो है पत्थर बरसाए थे और आप कैसा महसूस करते हैं। तो ये जब आएगा ना, जब ये फ्रंट में रखा जाएगा, जिनके घर टूटे हैं, जिनके घरों की हालत खराब हो गई केवल एक पत्थर मारने से, तो उनको भी दिखाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के लिए ज्यादा एक अच्छा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होगा। क्योंकि देखिए, ये एक दूसरे से कहीं न कहीं कोई न कोई तार जुड़े हुए हैं। अभी रिपोर्ट पे, अभी वो जो जंतर मंतर की सुन लीजिए, कल जो उसका विरोध करने के लिए हो रहा था, वहां महबूबा मोइत्रा जी आई हुई थी और उन्होंने कहा 200 करोड़ मुसलमान हैं। तब आप बताइए, इस प्रकार का अगर विपक्ष, जिसके बातों में सिर न हो न पैर न हो, और मैं बड़ी ही गंभीरता से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि इन सब के पीछे और सुनियोजित तरीके से केवल विपक्ष के घटक दल ही है। बाकी देश की जनता को अपना भविष्य दिख रहा है, वो इन चीजों में नहीं पड़ने वाली है। ये आग विपक्ष की ही लगाई हुई है। ठीक है प्रदीप जी, वापस आऊंगी। स्वामीनाथ जी, सुन पा रहे हैं मुझे? स्वामीनाथ जी, सत्ता पक्ष को लगता है कि ये पूरी आग जो है वो विपक्ष के द्वारा लगाई गई हो। चाहे मैं कांग्रेस की बात कर लूं, चाहे मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं, मैं यूबीटी की बात कर लूं, तमाम लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है उसको समझना पड़ेगा। मूल प्रश्न मेरा यही है आज इस चर्चा का, कब्र होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए, ये तमाम बातें जो आ रही हैं इतने वक्त बाद क्यों? क्या फिल्म छावा के बाद ऐसा फील आने लगा माना कि औरंगजेब क्रूर शासक था?
लेकिन क्या उस चीज की मांग आज करना ठीक होगा? यदि हम नियमों के मुताबिक जाएं तो क्या वो ठीक होगा? इस तरह के मैसेजेस से हो क्या रहा है? देखिए, कब्र हटेगी या नहीं हटेगी, वहां तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को जो करना था वो कर रही है, लेकिन जो हिंसा में लोग मारे जा रहे हैं, जो घायल हो रहे हैं, उनकी क्या गलती है? वो उन लोगों को कैसे रोका जाए? बड़ा प्रश्न है। देखिए, शासन आप नागपुर से ही देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों पद पर विराजमान हैं। नागपुर से गडकरी साहब आते हैं, नागपुर से आरएसएस का मुख्यालय है और वहाँ 300 साल पुरानी शहर है, वहाँ पर आज तक ऐसा माहौल नहीं बनाया गया। आप बता रही हैं छावा फिल्म के बाद आक्रोशित लोग एक माहौल बनाने के, तो माहौल बनाने वाला कौन है? जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि ये सुयोजित ढंग से किया गया है, तो आप क्या, आपका आईबी इंटेलिजेंस फेल्यूर है? आप गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जो ये सुयोजित ढंग से व्यवस्था बना रहा है, जिस तरह से दंगा भड़काया जा रहा है, जिस तरह से एक कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया, जिस तरह से आपके मंत्रियों का बयानबाजी चल रहा है, तो क्या आप लोग ताली बजाने का काम कर रहे हैं? आज इस तरह से माहौल बिगाड़ने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार, बैठी हुई है जिस तरह से हिंदू मुसलमान कर कर। आप सही बात है कि मणिपुर में इतना साल आप देखी होंगी, कई सालों तक जिस तरह से धूल हुई, तो ये माहौल नागपुर में आज तक ऐसा माहौल नहीं बना जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है। औरंगजेब क्रूर था, क्या था, ये पिक्चर के बाद इन लोगों को, जब गांधी जी को इन लोग पिक्चर के बाद जानते हैं, नाथूराम गोडसे गांधी जी का हत्यारा था, उसके विषय में भी ये लोग सम्मान करते हैं। तो जिस तरह से आज क्रूर शासक था, लेकिन आज जरूरत है, वहां का किसान आत्महत्या कर रहा है, कैलाश युवा किसान जिनको अवार्ड दिया गया था, बेचारे ने आत्महत्या कर दिया। संभा जी नगर में 2 महीने में 960 किसानों ने हत्या किया। ये सब विषयों पर चर्चा न हो, इसलिए इन्होंने ऐसा सुयोजित ढंग से ये मुद्दा को आगे बढ़ाकर, जिस तरह से धू नागपुर में कर्फ्यू लग रहा है और पुलिस वाले बेचारे घायल हो रहे हैं, डीसीपी लेवल के अधिकारियों को पर हमला किया जा रहा है, ये फेलुअर है, ये शासन का फेलुअर है। इनको शासन चलाने नहीं आती है। ये हमेशा धर्म जाति के आधार पर बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे, बेरोजगारी पर चर्चा करोगे तो पिटोगे। ये भावनाओं से सरकार चल रही है, तो जन भावनाओं से सरकार नहीं चल रही है, जिसके वजह से आज ये हमारे देश में जिस तरह से धर्म के नाम पर आप देखे होंगे, होली के पहले क्या क्या बयानबाजी उत्तर प्रदेश से चल रहा था, माननीय मुख्यमंत्री एक सीओ क्या बोल रहा था, किस तरह से सौहार्दपूर्ण से होली मनाया गया और जुम्मा का नमाज भी लोग पढ़े, लेकिन माहौल तो नहीं बिगड़ा। लेकिन ये बयानबाजी, बयान वीरों के द्वारा इस तरह से डराने धमकाने, आप बाहर के मुसलमानों को तो दुबई के स्टेप को गलबंदी करते हो, लेकिन भारत के मुसलमान आज उन पे बयानबाजी की जाती है। ठीक है, औरंगजेब क्रूर था, आप उसको हटाओ, कुल करो, ठीक है, लेकिन समाज के दायित्व को और सुप्रीम कोर्ट के अनुकूल जो होता है वो करना चाहिए। और जिस तरह से आपके कुशासन में डबल इंजन की सरकार पूरे देश में फेल हो रही है, बिहार में देखिए कनिष्ठ का शोरूम दिन दहाड़े लूटे जा रहा है, 600 गज पे पुलिस थाना है और इंस्पेक्टर को जाता है, शराबबंदी है, स्वामीनाथ जी मार दिया जाता है। तो इनके डबल इंजन की सरकार में क्रूरता, रेप होता है कानपुर में 2 बहनों का, बच्चियों का रेप ठीक है। होता है। मूल प्रश्न औरंगजेब का है। ऐसे तो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। मूल प्रश्न जो औरंगजेब को लेकर जो विवाद हिंसा हो रही है या उनकी कब्र को लेकर हो रही है, मुझे लगता है हम उस पर ही रहेंगे तो बहुत अच्छे से ये चर्चा हो पाएगी। प्रदीप जी 1 सेकंड दीजिएगा, बहुत जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद मैं वापस आ रही हूँ। अनीश जी सुन पा रहे हैं? अनीश जी, ये कहा जा रहा है कि कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जिनकी ये मांग थी औरंगजेब की कब्र को हटाया जाए। महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा मैं विवाद इसको लेकर देख रही हूं, जो बयानबाजी भी हो रही है वो भी ऐसा लग रहा है कि उस मामले को रोकने की बजाय खींचने का प्रयास हो रहा है कि हाँ इसने ये कहा तो मैं और ऐसा कह देता हूं तो और तूल पकड़ ले। क्यों? नहीं, देखिए राखी जी, सबसे पहली बात हमें इस बात पे ध्यान देना होगा। मैंने एक बहुत अच्छी सी पंक्तियां सुनी थी कि जब जब देश में दंगे होते हैं ना, जरा कहीं देखो तो देश में चुनाव तो नहीं आ रहे हैं। तो इसी तरह अभी देखो महाराष्ट्र में, नागपुर में दंगे हो रहे हैं, चुनाव कोई भी आसपास नहीं है। सिर्फ एक ही कारण है इसके पीछे, महाराष्ट्र के असेंबली का
आप देखते रहेंगे कि बजट का सेशन चल रहा है और उसी सेशन के दौरान इनके सारे फेल्योर बाहर आ रहे हैं। महाराष्ट्र का बजट जितना नहीं है उससे ज्यादा, जिसको हम अभी हिंदी में क्या कहेंगे मुझे वो वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन पुरवणी मांगनी जिसे मराठी में कहते हैं, 7 लाख करोड़ का बजट और 7 लाख करोड़ की पुरवणी, मतलब एडिशनल मांगे, ये सब फेल्यूर है इनका। इसको कहीं पे ढकना है, हमें महाराष्ट्र की जनता का जो ध्यान है वो विचलित करना है और कहीं और जगह लेके जाना है। देखो राखी जी, सबसे पहली बात ये देखना होगा कि महाराष्ट्र में यह सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी देखो उस दिन न्यूजीलैंड मैच, मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ कोई मैच चल रहा था, उसी मैच के दौरान भी आपने देखा रहेगा सांगली जिले में दंगे हो गए। जहां जहां भारतीय जनता पक्ष का शासन है वहां वहां पे दंगे हो रहे। ये औरंगजेब कब मरा है? देखो महाराष्ट्र में हम औरंगजेब नहीं बोलते, उसे औरंग्या कहते हैं। औरंग्या मतलब उसको हम हेट करते हैं औरंगजेब का, लेकिन ये तभी बाहर आता है जब जब भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस होता है खुद के ऊपर। तो कौन कौन बाहर आएगा? अफजल खान बाहर आएगा, औरंगजेब बाहर आएगा, ये सारे बाहर आते। अभी औरंगजेब के गड़े मुर्दे उखाड़ना, जिनको वर्तमान काल में कुछ करना नहीं होता है, जिनको वर्तमान काल में कुछ कर नहीं सकते, वो भूतकाल के गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं बाहर और इन मुर्दों को आपके सामने रख देंगे। जिसके बाद क्या होगा, हम हलाल या झटका, जो महाराष्ट्र में बीच अभी एक बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, जिसके ऊपर मतलब क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के बाकी सारे जो इश्यूज है किसानों के, बेरोजगारों के, वो सब छोटे हैं। ये हलाल का मांस खाना है, ये झटके का मांस खाना है, उसी का पार्ट 2 ये औरंगजेब की कब्र है, जिसकी शुरुआत की गई है अबू असीम आजमी ने। आप देखिए अबू असीम आजमी ने जिस दिन सत्र का मतलब महाराष्ट्र के बजट का पहला दिन था, उसी दिन इस बात को निकाला और सारे बजट के 3 दिन इसी में हम लोग ने वेस्ट किए। आज देखो चाइना 2070 में क्या सोचता है, उस 2070 में हम कहां जाएंगे उसके बारे में सोचता है। आज आप देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स देखता है हम लोग 2050 में क्या करेंगे, और इंडिया सोचता है हम लोग 1000 मतलब क्या बोलते हैं 16वीं सदी में क्या हुआ था उसके बारे में हम सोचेंगे। आज भारतीय जनता पक्ष को खतरा महसूस हो रहा है, ये फेल्यूर है। जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, जायसवाल जी ने कहा, ये फेल्यूर है। 2 ट्रक भर के अगर पत्थर लाए जाते हैं, पुलिस के 3 मेरे हिसाब से असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अधिकारियों पर कुल्हाड़ी से मारा जाता है, पुलिस पर पत्थरबाजी होती है और 2 ट्रक भर के अगर पत्थर आते हैं, तो क्या हमारा प्रशासन वहां पे नींद ले रहा था? जहां पे खुद गृह मंत्री का वो मतदार संघ है। और मुझे एक बात बताइए, आरएसएस का मुख्यालय जिस नागपुर में है वहां पे हिंदू खतरे में आ गया, ये तो अजीब बात है, अजब बात है। आपको नहीं लगता? आज औरंगजेब की कब्र को संरक्षण किसने दिया है? आज औरंगजेब की कब्र पे लाखों रुपयों का खर्चा कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार कर रही है। अभी नाम देंगे एएसआई का, क्या बोलते हैं उसको, एएसआई का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, लेकिन उसको पुरातत्व विभाग कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बरोबर। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मतलब आड़ में छुप के ये उसी कब्र को संरक्षण देंगे, और जब ये कभी नहीं हटाएंगे राखी जी, ये कभी नहीं हटाएंगे। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे के सेक्शन 35 के अंदर, एक्ट 35 के अंदर आप इसमें केंद्र को एक सुझाव दे सकते हैं कि औरंगजेब की कब्र को उन संरक्षित ढांचों में से निकाल दो और इसको हम तोड़ देंगे। बोलिए ना, बात करिए इस पे। ये नहीं करेंगे। इनको क्या करना है, हिंदू मुस्लिम और अपनी राजनीति को सेकते रहना है। आज नागपुर में ये कभी हालत देखा नहीं गया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीति है। ये इनको शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी कि विपक्ष को बोलते, विपक्ष पे आरोप लगाते हैं अपने फेलियर को छुपाने के लिए। विपक्ष पे आरोप लगाना कौन सी अच्छी गुड गवर्नेंस? मैं जवाब लूंगी। इमरान जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। इमरान जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, और इसलिए बिना किसी सवाल की प्रतिक्रिया ले रही हूं क्योंकि सब अपनी अपनी बात रखते हैं। बात क्योंकि औरंगजेब पे आई है तो हिंदू मुस्लिम पे आनी स्वाभाविक थी, वो आएगी ही। लेकिन मेरा मूल प्रश्न जो चला आ रहा है कि आज इतने समय बाद क्यों? क्या वाकई कोई राजनीतिक रूप से इसके पीछे षड्यंत्र है या फिर वाकई कोई असामाजिक तत्व है? लेकिन एक बात बिल्कुल सच है कि जो हिंदू संगठन है उनमें से कुछ लोगों ने ये मांग की है। मांग जायज है कि नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि इस विवाद में जिन लोगों की जान जा रही है, दुकानें तोड़फोड़ हो रही हैं, एक सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश है वो अच्छी नहीं है। देखिए मैडम, जैसा कि आपने कहा कि इमरान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, बोलिए।
जी, तो आपने जैसा बताया कि इतने दिनों बाद जो आज ये माहौल चल रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर के, तो ऐसा क्यों? तो एक शेर मैं आप के चैनल के जरिए से कहना चाहूंगा कि सियासत को लहू पीने की लत है, वरना मुल्क में सब खैरियत है। बात यह है कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज हम इतिहास को पढ़ करके नहीं, बल्कि हम फिल्मों को देख करके अपनी देशभक्ति को जगाना चाह रहे हैं। और हम मुगल काल की बात करते हैं। मुगल काल में मुसलमानों की क्या हालात थी? मुगल काल में से उस वक्त से मुसलमानों का क्या लेना देना है? मुगल काल में मुसलमानों की वही हालात थी जो हाल आज नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट में आम हिंदू भाइयों का है। उनके हाथों में डिग्रियां हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, धूल फाक रहे हैं, और उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मगर अफसोस यह है कि चूंकि सियासत करना है, इस वजह से आज इस तरीके के सारे प्रोपेगेंडे और ये जो मसले हुए वो कहां से हुए? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, उन्होंने राहुल गांधी जी की तुलना वो औरंगजेब से की, और इस पर बहुत अहम रोल वो मीडिया ने निभाया कि उन्होंने अबू आसिम आजमी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र से विधायक हैं, उनके मुंह पर माइक लगाया और उनसे पूछा कि औरंगजेब के मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। तो ये जब इस चीज को जब हम देखते हैं और देश की जनता देखती है, तो उसे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति के साथ इस औरंगजेब के मुद्दे को उठाया गया। और उसके बाद ये सारी चीजें चल रही थी। चलने के बाद आज ये हालात हुई कि वहां पर दंगे और फसाद के वक्त आ गए, गाड़ियों को फूंक दिया गया, वहां पर बदगुमानियां फैलाई गई। तो क्या इस चीज के बारे में वहां का जो इंटेलिजेंस था, क्या उसको नॉलेज नहीं थी? और अगर नहीं थी तो ये जो तमाम चीज बदगुमानियां हुई, इसका जिम्मेदार कौन है? यकीनन इसका सरकार जिम्मेदार होगी। आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था जब इतने दिनों से ये सारी चीजें चल रही थी? तो सबसे बड़ी चीज ये है। और आप देखिए कि जो आज सत्ता पक्ष का विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अजीत गुट है, उनके विधायक जो है वो खुद अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और ये बताइए कि जब ये सारी चीजें चल रही है, तो एक हैदराबाद का टी राजा वो आकर के यहाँ माहौल को खराब कर रहा है। लगातार बयानबाजियों पे बयानबाजियां हो रही हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड थी। की हालात ये हो गई है कि सारी चीजें और आप अगर देखिएगा तो उसी जगह नागपुर में आरएसएस का कैंप है, वहां उसी जगह से संचालित होती है पूरी आरएसएस की सारी गतिविधियां पूरे देश भर में। नितिन गडकरी जी वहां मौजूद, बीजेपी के सबसे बड़े लीडर, वहां पर देवेंद्र फडणवीस जी वो खुद वहां से। तो आखिर में ये जो सूरत हाल आई, तो ये लगता है कि सारी चीजें स्क्रिप्टेड है और जानबूझ करके ये ऐसे माहौल को बनाया गया। मगर मैं फिर यही कहना चाहूंगा कि सियासी फायदे के लिए खून और माहौल को खराब करना, खून और गारत करना, ये बेहतर नहीं है। ठीक है, मुल्क के और इंसानियत के लिए भी। ठीक है, इमरान जी वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? कुमार राकेश जी, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ आपकी आवाज आ रही है। कुमार राकेश जी, औरंगजेब पर क्या कहेंगे? ये जो हो रहा है फसाद, ये पक्ष विपक्ष की नोकझोंक है, क्या एक मूल प्रश्न जो आज मुझे लगता है जो है वो यही है, इतने टाइम बाद औरंगजेब की कब्र की ये जो लड़ाई है जिस पर सियासत इतनी गर्मा गई है, क्या ये जायज है? क्या हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? इतने टाइम बाद इस तरह की बातों का, इस तरह की मांगों का क्या औचित्य है? और अभी जैसा कि AIMM का पक्ष रख रहे हैं, वो उनका भी ये कहना है कि ये जो चीजें हैं, इन सब चीजों से दूर होने की जरूरत है, इनका कोई औचित्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना कि अपनी चीजों को एक हिंदू मुस्लिम कराने की बात है। यही आरोप अमूमन सभी लोगों ने अब तक लगाया। राखी जी, यदि औरंगजेब की बात को देखें और समझे
तो इस बात को, विवाद को शुरू किसने किया? या बीजेपी ने किया, या शिवसेना ने किया, या एआईएमआईएम ने किया, या कांग्रेस ने किया? नहीं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अबू आजमी, उन्होंने शुरुआत की, पहली बात। और उन्होंने क्या बोला? सोने की चिड़िया थी, औरंगजेब ने ये किया। छावा फिल्म के बाद जो भी हिस्ट्री आया, एक फैक्टफुल फिल्म है वो, नंबर 1। नंबर 2, चाहे किसी भी पार्टी के प्रवक्ता हो, सबसे पहले वो भारतीय हैं, उनको होना चाहिए। पहले यदि वो कौन को मानते हैं तो देश के दुश्मन, चाहे मैं हूं या कोई भी, देश सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। तीसरी बात, जो ध्यान भटकाने और इधर उधर की बात हो रही है, यदि कल नागपुर की घटना को लें तो क्या वो अतिरेक था या पूर्व नियोजित था, सुनियोजित था? उसके लिए कौन जिम्मेवार है? चौथी बात, ध्यान भटकाने की कोशिश है, क्या हमें अपने इतिहास पे, अपने संस्कृति पे गर्व नहीं होना चाहिए? क्या अपने देश के जो हमारी प्राचीन विभूतियां हैं, उनको हमको सम्मानित नहीं करना चाहिए? औरंगजेब का क्या कंट्रीब्यूशन है? लुटेरा तो था ही, आक्रांता तो था ही, चाहे औरंगजेब हो या बाबर हो या जितने उनके वंशज हैं। क्या देश का भला किया उन्होंने? मुगलों और अंग्रेजों ने मिलकर देश का नुकसान किया, विकास तो कुछ नहीं किया। हमारे लाखों करोड़ों की लाइब्रेरी जला दी गजनवी ने। सोचिए, तो ऐसी चीजें जो हुई है देश में, क्या उसको हम याद करें, उसको भरना मडित करें? तो सबसे पहले अबू आजमी को जब लगा, उनमें बात हुई, एफआईआर हुई, तो थोड़ा डाउन हुए। तो आप इस तरह की बात करके, भारत में रह करके, मैं भारत में कोई भी किसी कौम का आदमी, किसी धर्म का, मैं उससे पहले भारतीय मानता हूँ और उसको भारतीयता का सम्मान करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। यदि कोई इसमें राजनीति करते हैं तो ओछी राजनीति करते हैं। वैसे भी भारत में रहने वाले 95% के 100 मुसलमान पहले भारतीय, पहले हिंदू ही थे। भारतीय संस्कृति की बात करें, सनातन हिंदू संस्कृति की बात करें, 1300 साल का इस्लाम है, 2025 की ईसाईयत है, 15 लाख साल पुराना से लेकर के अरबों साल पुराना सनातन हिंदू संस्कृति है। 1300 साल पहले कोई मुसलमान नहीं था, 2025 में कोई ईसाई नहीं था। कौन थे? ये इतिहास को भी समझना चाहिए। झूठ बोल करके, झूठ के मुलम्मा को चढ़ा करके, उसको पहाड़ बना करके, उसको सत्य बना करके फिर उस पर बहस करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का न्याय है? रही भारत के विकास की बात, भारत के विकास में सभी का योगदान था, है, होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और एक बात और है, मैं कंफ्यूज बताऊं, सारे विद्वान लोग बैठे हैं, मुझे समझाए, बताए। ठीक है, 1920 में साजिश चल रही थी देश को बंटवारा करने की। 1947 में परिकल्पना पूर्ण हुई कि जब धर्म के आधार पर देश बट गया था, फिर यहाँ मुसलमान भाई क्यों रह गए? किस लिए? कौन रखा? किस लिए? क्यों? फिर आज वो 3% से 30% हुए। फिर उस तरह की जो आवाज आ रही है, ये क्यों आ रही है? किस लिए आ रही है? जबकि विश्व में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई भारत में सुरक्षित और रहेंगे, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, सनातनी है, वसुधैव कुटुंबकम की है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है। आज तक जितने दंगे हुए, जितने अटैक हुए, किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पे, किसी अन्य कौम पे हमला नहीं किया, या कभी हिंदू ने किसी दूसरे समाज को धर्मांतरण नहीं करवाया। सारे प्रहार हम पे, फिर हम सुने हम ही, फिर विक्टिम कार्ड खेले। ये कहाँ का न्याय? कई सारे सवाल हैं जिसमें हमें खुल करके, खुले मन से डिस्कशन करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, तभी हम एक अच्छे भारत की परिकल्पना कर सकते हैं। छोटी बातें बोल करके, ओछी बातें बोल करके मुझे नहीं लगता कि देश के विकास में किसी का योगदान है। अपने तुच्छ राजनीति तो कर सकते हैं, 2-4 सीटें प्राप्त कर सकते हैं, देश का विकास नहीं कर सकते। तो वोट में कंसर्न यदि करते हैं वो देश के दुश्मन है। ये मेरा विचार है, ये मेरी सोच है। बिल्कुल। अरविंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? अरविंद जी, मैं एक बात कहूंगी, औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, ये एक अलग विषय हो गया। सरकार क्या देख रही है, नहीं देख रही है, वो एक क्रूर शासक थे, ये सब जानते हैं। उनके बारे में जितना पढ़ा देखा है, कोई बहुत अच्छा नहीं कहेगा, वो भी एक अलग विषय हुआ। लेकिन उनको आज के समय पे लाकर जो हिंसा हो रही है, जो लोगों की जान जा रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है, दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है, गाड़ियां फूंक दी जा रही हैं, इसके पीछे का मुख्य जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? अरविंद जी। अरविंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे?
चलिए, अरविंद जी शायद मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। प्रदीप जी, आपको कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। ये देखिए, इतने वक्ताओं ने बोला, उस समय जिस संदर्भ में मैं कहना चाह रहा था वो देखिए, कांग्रेस भी मानती है। आप अगर कांग्रेस के वक्ता का अगर आप बयान अगर रिवाइंड करके देखें तो कह रहे हैं कि उसको हटा दिया जाना चाहिए। आखिर अगर उनको हटा दिया जाना चाहिए, इस बात से सहमति है, तो मेरी एक विनती है कि कम से कम विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष होने का दायित्व निभाए। आखिर आपके इतिहास गवाह है कि आपके शासनकाल में दंगे बहुत आराम से और बहुत बड़े बड़े होते रहे हैं, टारगेटेड होते रहे हैं। आखिर इन्होंने स्वीकार किया कि वो ठीक नहीं है उसका होना। इतिहास हमें सिखाता है, हम जो है ना रिविजिट करते रहते हैं, और ये देखिए साहित्य जो है जब बताता रहता है तो उसमें वो इसीलिए शायद उसका ध्येय होता है कि उसको करेक्ट किया जाए, करेक्टिव मेजर्स लिए जाए। तो जब कांग्रेस मानती है कि वो सही नहीं था तो उनको भी चाहिए कि साथ में सहयोग करके उसको हटा दें, उसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाए। इतिहास की गलतियों में सफाई जरूर हो जानी चाहिए, उनको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मुझे सुन पा रहे हैं अरविंद जी? हाँ जी, आवाज आ रही है। प्लीज, मेरा प्रश्न सुना था सर, तो आंसर कीजिएगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ अरविंद जी, मैंने आपसे ये पूछा था कि औरंगजेब की कब्र हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए, एक अलग विषय हुआ। वो क्रूर शासक था, ये हम सब जानते हैं, जितना उनके बारे में पढ़ा है, जाना है, सब कुछ एक तरफ। लेकिन इन तमाम बातों को आज उठाना और उसको लेकर जितनी भी हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं, गाड़ियां फूकी जा रही हैं, दुकानों में तोड़फोड़ हो रही है, लोगों की जान चली जाती है, लोग घायल हो रहे हैं, उसका मुख्य जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, इसको ये कहना कि मुख्य जिम्मेदार ये होगा या वो होगा, वो गलत है। एक चीज जो इसी कार्यक्रम में नजर आ रही थी वो ये था, पार्टी लाइंस पे सब अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे। शायद ये मुझे अच्छा नहीं लगा, पार्टी लाइन पे नहीं देनी चाहिए थी, अपने विचार शासन और जो हो रहा है उसके हिसाब से देने चाहिए थे। अभी एक पत्रकार महोदय थे, वो बोल रहे थे, उनका लगा मेरे को कि थोड़ा सा बैलेंस्ड है। रही बात भाजपा की, भाजपा अपनी लाइन बोल रही थी और बाकी सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो अपनी लाइन बोल रहे थे। मैं एक बात और जोड़ूंगा जो अभी तक किसी ने नहीं बोली। दिल्ली में कुछ साल पहले एक मुद्दा उठा था कि औरंगजेब रोड का नाम बदल के अब्दुल कलाम आजाद जी के नाम पे रखा जाए। उस समय कौन सामने आया था उसको रोकने के लिए, और माहौल ना खराब हो इस वजह से वो आज तक रुक गया है, अब वो नाम नहीं बदला गया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म को लेके हम तो अड़े रहेंगे उस पॉइंट पे। बोलना और करना ये है कि जिससे समाज, देश वो आगे बढ़े। हमें ये देखना है कि हमारा समाज, हमारा देश प्रगति कैसे करे। ठीक है, धार्मिक आस्थाएं सबकी अपनी अपनी हैं, उसको देश के साथ लेकर चलना है, ना कि उसको पहल करके अपनी बात मनवानी है। अब रही बात इसकी, माहौल बिगाड़ दिया गया है। अभी जैसे बताया गया, मैं रिपीट नहीं करूंगा कि बहुत टाइम चला जाएगा, उस वजह से अब बात हिंदू पक्ष ने भी आगे बढ़ा दी है। अब यहाँ पे आएगा सरकार का कर्तव्य कि वो दोनों पक्षों को बैठा के सुलहबंदी कराए, ताकि माहौल ना खराब हो, इंसानी जान और देश का धन ना खराब हो। ये अनफॉर्चुनेट है जो यहाँ तक बात आ गई। अभी कोई मेरे को बता रहा था चाइना 2070 की बात कर रहा है और यूएसए वहां की बात कर रहा है, हम भी 2047 की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ये बात नहीं हो रही है। सो जस्ट आपको अपोज करना है रूलिंग गवर्नमेंट को, आप कीजिए, वो आपका कार्य है, लेकिन इस तरह की बात मत बोलिए जिससे लगे कि आप अपोज करते करते देश के ही खिलाफ चले गए। ठीक है, स्वामीनाथ जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। ये जब अरविंद जी बहुत अच्छी बात कहे, धन्यवाद। लेकिन अरविंद जी जिस तरह से माहौल बिगाड़ने के शासन में बैठे हुए लोग, कुछ दिन में कहेंगे लाल किला बेचनी है, लाल किला को खत्म करना है, फिर कहेंगे ताजमहल को भी खत्म करना है। बेमतलब की बात ना बोली जाए। इट्स नेशनल चैनल, लाल किला बेच दिया या वो कर दिया, प्लीज जिस तरह से माहौल खराब से गलत बात मत बोलिए। आज जरूरत है सड़क, स्वास्थ्य और सुरक्षा, महिला की सुरक्षा का, बेरोजगारी का, लेकिन वो माहौल किस तरह से बनाया जा रहा है। सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है। किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में लगातार कर रहे हैं, उसमें चर्चा ना हो तो ये माहौल बना के शासन में बैठे हुए क्या अंधभक्ति कर रहे हैं। जिस तरह से धर्म के नाम पर कभी कहा जाता है जुम्मे का नमाज होली
पर बयानबाजी होता है, तो कभी कहा जाता है ईद पे बयानबाजी होता है। तो ये लोग देकर गारंटी आए हैं सिलेंडर फ्री होली पर देंगे, दिवाली पर देंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। महिलाओं अच्छा को स्वामीनाथ जी आप मुझे ये बताइए, ये जो मांग हिंदू संगठनों की है कि औरंगजेब की कब्र को हटाई जाए, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने कहा कि उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, ये मांग जायज है नहीं है? देखिए, आज इतना साल से ये डिमांड नहीं होते आया। इन्हीं के शासन में हिंदू मुसलमान कब्र और मंदिर मस्जिद, ये माहौल क्यों हमारे देश में? हमारे देश में जो भारत में रह रहा है, 5 वक्त का नमाज पढ़ता है मुसलमान तो धरती को चूमता है, और हमारे जो सनातन हम हैं और हिंदू हैं तो हम अपने धरती को रोज 5 वक्त चाहे 5 बार पैर छूते हैं? नहीं छूते हैं। तो भारत में जिस तरह का माहौल प्रेम है तो वहीं चले जाइए ना, आप हिंदुस्तान में क्यों बैठे हुए हैं? का वही गढ़ है, वहीं पर देवेंद्र फर्नांडिस का घर है, वही गडकरी जी का घर है। इनको जानकारी नहीं है, कम से कम हमें जिम्मेदार वक्ताओं को लाना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, तो इनके सरकार मणिपुर में फेल हो गई थी, और आज यहाँ माहौल क्यों बन रहा है? आगरा में ऐसा ही हुआ था 1 साल पहले, राखी जी, हिंदू बच्चे, हिंदू के लड़के युवा जालीदार टोपी पहन के बाइक पर कई पकड़े गए, जो मांस का टुकड़ा लेकर मस्जिद मंदिरों में फेंक कर एक माहौल खराब करने का कोशिश किया गया। वो नेशनल न्यूज पे नहीं दिखाया गया, कुछ सोशल मीडिया पर कुछ न्यूजों ने दिखाया, उसको बंद कर दिया गया। तो आज जिस तरह से माहौल है, फर्नांडिस जी कहते हैं कि सोची समझी साची से, एकनाथ शिंदे जी कहते हैं कि ये सोचा हुआ आप लोग क्या बैठ के क्या दूरबीन से देख रहे थे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है आज औरंगजेब की बात हो रही है, मुझे तो एक चिंता ये होती है कि औरंगजेब की इतने टाइम बाद मांग उठाकर ये एक जो बवाल देखने को मिलता है, ऐसा ना हो कि थोड़े दिन बाद अकबर पे आ जाएं आप, फिर थोड़े दिन बाद बाबर पे भी आ जाएं आप। सर मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आगरा भी तो दूर नहीं है ना, आगरा भी यही है सर। जब महाराष्ट्र हो सकता है तो आगरा उत्तर प्रदेश कहाँ चला जाएगा? तो हम क्या और यही तस्वीरें देखते रहेंगे? ये सब क्यों? सवाल तो मूल प्रश्न यही है, क्यों ऐसा क्या हो गया? वो क्रूर शासक था, उसे हम कोई उपाधि नहीं दे रहे ना, उसका कोई सम्मान बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये बात करना कि अब उसको हटाइए या हम उसकी कब्र पे बुलडोजर चलाएंगे, हमें बहुत गहराई से इस विषय को समझ के बात करनी चाहिए, और अपने शब्दों को भी हमें तोल मोल के बोलना कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए 1 मिनट। हाँ, कुछ कह रहे हैं इमरान जी, बोलिए जल्दी से। मैडम, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि भारत में इतिहास सब्जेक्ट को ही खत्म कर देना चाहिए, और सिलेबस में वहां पर मूवीज को ऐड कर देना चाहिए कि अब जो इतिहास सीखा पढ़ा। सर, इतिहास खत्म हो जाएगा तो लोग फिर और नहीं जान पाएंगे, इससे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? और मैडम, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखा जाएगा। तो चूंकि हमारे अभी किसी दोस्त ने कहा कि धार्मिक आस्था, तो देखिए मुस्लिम समाज का किसी भी प्रकार की धार्मिक आस्था वो औरंगजेब के कब्र से नहीं है। इस चीज को सारे लोग अपने जहन नशी करें कि किसी भी तरीके की धार्मिक आस्था नहीं है। हमारी धार्मिक आस्था है वो कुरान में है, हमारी धार्मिक आस्था है वो हदीस में, हमारी धार्मिक आस्था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है। हमारी धार्मिक आस्था किसी कब्र में नहीं है, मगर एक प्री प्लान के तहत जब आप आइएगा और इस औरंगजेब के मसले को लेकर के बजरंग दल हो या तमाम संगठन हो, या कई जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने अपने प्रदर्शन किए, मगर जो नागपुर में हुआ वहां पर सांकेतिक तौर पर पुतला बना करके कब्र का वो ले जाकर जलाया गया, और उसके अंदर एक हरा कपड़ा था जो कि मीडिया के जरिए से ये पता लगा, क्योंकि हम लोग तो वहां मौजूद है नहीं, तो मीडिया के जरिए जो पता लगा कि उसमें कहीं ना कहीं कुरान की आयत वगैरह थी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के ऐसे काम किए जाते हैं कि जिससे जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं आहत हो। और मेरा तो यही कहना है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट को हटा देना चाहिए, पिक्चरों से आज सीखने की हमको जरूरत है, और आप सब कुछ हटा दीजिए, लाल किला हटा दीजिए, ताजमहल हटा दीजिए, औरंगजेब की कब्र हटा दीजिए, मगर नौजवानों को यहाँ नौकरी दे दीजिए साहब।
यहाँ उनको रोजगार दे दीजिए, दंगे फसाद बंद कर दीजिए, हमारे यहाँ टूरिस्ट आए। सर मुझे तो लगता है सारी चीजों को यथावत रहने दीजिए, लेकिन सोच समझ के कोई भी स्टैंड सरकार ले, जिसकी जिम्मेदारी है, कौन इसके पीछे है, कौन ऐसे चीजों को कर रहा है, उन चीज को कंट्रोल कर लीजिए, सबको यथावत रहने दीजिए। अब सबको मिटा ही देंगे तो फिर और कहां चले जाएंगे हम। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अनीश जी मुझे सुन पा रहे हैं? अनीश जी, चलिए, अनीश जी शायद हमारे साथ नहीं हैं अब। ठीक है, कुमार राकेश जी, कुमार राकेश जी, इसका समाधान बताइए सर। इसका समाधान मुझे नहीं दिख रहा। मैं बार बार एक ही प्रश्न पे हूं, सारी चीजों को रहने दीजिए। कौन वो लोग हैं जो इस तरह की मांग रख के प्रदर्शन कर रहे हैं? कहां से ये विवाद बढ़ गया? उसका समाधान कैसे निकलेगा? सरकार की जिम्मेदारी बेशक है, लेकिन बाकी लोगों की भी है। यहां उस चीज पर कोई नहीं आ रहा, सब अलग अलग जा रहे हैं। अभी तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअल में कौन क्या चाह रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने तो बहुत, जिस तरह से मैंने प्रतिक्रिया सुनी, वो कह रहे हैं कि हटाना नहीं है, कब्र को बुलडोजर चला देना है। तो देखिए, मुझे लगता है कोई ऐसे सीनियर जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी थोड़ा सा ये सब बातें करने से पहले सोचना चाहिए, वो किसी भी राजनीतिक दल के हों। आप इस तरह की बातें और मत करिए ना, जिससे और चीजें खराब हों। देखिए, आप जो बोल रही हैं राकेश जी, खराब हो अच्छा हो, जो होना है खराब होगा, जो अच्छा होना है अच्छा होगा। देश में अभी किसी कोई वक्ता बोल रहे थे कि कलाम साहब के नाम पे रोड नहीं बना गया, उनके डॉक्टर कलाम के नाम पे रोड नामकरण कर दिया गया। उस विवाद के तहत क्या हुआ, औरंगजेब लेन जो था उसका नाम नहीं बदल सका, लेकिन औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर कलाम के नाम पे कर दिया गया। अब बात मुसलमान करेंगे, मुसलमान की बात है। दारा सिखों के नाम पे डलहौजी रोड का नाम बदल गया, दारा सिखों के नाम किया गया। जिसका देखिए, भारतीय इतिहास का उचित मूल्यांकन, सही मूल्यांकन होना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं, कंट्रीब्यूशन के आधार पे। लेकिन चाहे औरंगजेब हो, चाहे बाबर हो, या हुमायूं हो, या अकबर हो, उनका कोई खास कंट्रीब्यूशन राष्ट्र के निर्माण में नहीं था। राष्ट्र को तोड़ने को लेकर था, सनातन हिंदुत्व को उखाड़ने को लेकर था। पूरे जहां जहां उनकी चली उन्होंने चलाया। तो जहां जहां जितना नामकरण हो रहा है, बदल रहा है, देश की जो पुरातन संस्कृति है, जो इतिहास है, उसका पुनर्निर्माण, उसको अपनी जो धरोहर है उसको अपने वापसी स्थिति पे लाना चाहिए। उसके लिए जो भी उपक्रम होना चाहिए, उसमें किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके वो वास्तव में हकदार नहीं थे। वो झूठ बना करके, फिर मैं बोलूंगा, झूठ बना करके, झूठ का अपहार करके सत्य को परिभाषित करने की प्रवृत्ति छोड़नी चाहिए। बाकी काम करने के लिए बहुत है, लेकिन हमारी जो यूनेस्को है, यूनेस्को विश्व में ही काम करती है, सांस्कृतिक इतिहास और धरोहर को संजोने का काम करती है। उसमें कई तरह के है इतिहास धरोहर हैं, लेकिन उसमें देश के हिसाब से, देश की परिस्थिति के हिसाब से, देश के इतिहास के हिसाब से, देश की संस्कृति के हिसाब से, जो संस्कृति जितनी रिच है उसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। हटाने की जरूरत है, हटा दीजिए, नहीं जरूरत है उसका समाधान निकालिए, लेकिन बिला वजह कोई भी दल आकर के फंसे में टांग अड़ाता है तो वो गलत है। टू वूट में कंसर, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, देश से अरविंद बड़ा जी, कोई नहीं, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कोई भी हो। बिल्कुल, एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा। औरंगजेब रोड का नाम जब बदलने की बात हुई थी तो अब्दुल कलाम रोड बनाने की बात हुई थी। उस पे मुद्दे पे बहुत लड़ाई हुई और दूसरी जगह वहां पे सड़क बनाई गई। ये मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ और मैं औरंगजेब रोड नहीं है, औरंगजेब लेन है, रोड खत्म हो गया है सर। अभी भी बोर्ड वही लगा हुआ है, मैं वहीं उसी के पास रहता हूँ, रोज निकलता हूँ। आप शायद नहीं देख पाए होंगे। औरंगजेब लेन है, औरंगजेब रोड भी है, दोनों हैं, नहीं नाम बदला है अभी तक। अब रही बात इसकी, बदला गया है, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप उसी पर हम चाहते हैं शाहजहां रोड बदल जाए, बाबर रोड बदल जाए, हुमायूं बदल जाए। यही अपनी इच्छा है। नागरिक को पुराने संस्कृति नहीं, मार काट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। देश को जिसने लूटा है, जिसने देश को ले गया, देश की मान सम्मान, ठीक है, चलिए, समय की सीमा है। प्रदीप जी, मैं बस इतना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, मैं बस इतना चाहती हूँ, जो विवाद हो रहा है इसको लेकर क्या स्टैंड आप लोगों की तरफ से लिया जाएगा, इसको कैसे आप लोग रोक सकते हैं, बस इतना बताइए इस वक्त। राकेश जी, आपकी आवाज तो नहीं आई, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि आपने क्या पूछा होगा। तो मैं सबसे पहले तो देखिए, गंभीर प्लेटफॉर्म पे बैठ करके किसी वक्ता ने बोला इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। तो सरकार अपना काम कर रही है, 50 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं। अब उनको पता लगेगा कि इसके बाद का अंजाम क्या होता है। और अभी देखिए शांति है, वो सरकार की सफलता ही है कि वो शांति अभी कायम है। विपक्ष उस पर अभी भी और भी आवाजें उठा सकता है।
लेकिन आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उससे विनती करूंगा कि थोड़ी देर के लिए राजनीति को शांत कर लें, अपनी ये छोटी राजनीति ना खेले। वहां पे देश के प्रत्येक वासी की जान कीमती है। वहां पे जो खड़े हुए सड़कों पे संसाधन थे, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे वो हिंदू के हो या मुसलमान के हो, किसी के रोजगार के आय के साधन बहुत कीमती होते हैं, उससे परिवार चलते हैं। तो आपकी राजनीति तो कट के निकल जाएगी, लेकिन जिस गरीब का घर मारा जाएगा उसमें बड़ी परेशानी होगी। तो उस पर भी सोचिए। अभी तो बुलडोजरों से अभी घर तोड़े जाएंगे, उसके बाद क्या होगा देखना है, लेकिन गंभीरता बहुत आवश्यक है। सरकार सफलता से अपने काम को कर रही है और आगे किसी प्रकार का न्यूसेंस टॉलरेट नहीं किया जाए। ठीक है, चलिए, कभी समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, दो बातें हैं। एक तरफ जो दिखाया जा रहा है उसके काउंटर में जो बातें हैं, पक्ष विपक्ष की नोकझोंक चलती रहेगी, तकरार चलती रहेगी। लेकिन तीसरा पहलू जो मैं इस पूरी चर्चा को देखकर समझ पाई वो यही था कि जिन लोगों ने मांग की है, जिस तरीके से विवाद बढ़ा है, मांगे अपनी जगह हैं संगठनों की, प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन उसको हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट मत करवाइए। सरकार भी तो सिक्योरिटी दे रही है ना, सरकार भी संरक्षण कब्र का कर रही है ताकि इस तरह की कोई स्थिति, अप्रिय स्थिति ना बने। तो फिर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये राजनीतिक रूप से क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और वही एक मूल प्रश्न कि आज इस समय पे औरंगजेब की कब्र को हटाने का मायना क्या है, क्या दिखाना और करना चाहते हैं। कोई उनको महिमा मंडित नहीं करता, कोई सम्मानित बात नहीं कर रहा है। क्रूर शासक थे, किया है गलत, तो सब लोग उस चीज को मान रहे हैं। लेकिन फिर ये एक नाम के पीछे, एक कब्र के पीछे इतनी हिंसा क्यों, ये बड़ा सवाल है और ये सरकार को देखना होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।